नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कल से मैं दो तरह की शर्मिंदगियों से घिरा हुआ हूं। आज उन पे बात करूंगा। उसके पहले कुछ जरूरी सवाल भी रखूंगा। क्या ये जो आंदोलन दिल्ली की सड़कों पे दिख रहा है, क्या उसके पीछे वाकई बाहरी पूंजी है? क्या उसके पीछे कोई साजिश है? क्या वो संसद को बच्चे जो हैं वहां कोई हंगामा करने जा रहे थे? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि कल से ये फिजा में गूंज रहे हैं। और आज जो स्थिति है, मैं शर्मिंदगी की बात कर रहा हूं। पहली शर्मिंदगी तो ये कि कल दोपहर को जब मैं वीडियो बना रहा था, तब मुझे एहसास नहीं था कि पुलिस का दमन इतना ज्यादा है। क्योंकि मैंने तो सोचा था कि आंदोलन जो चल रहा है जंतर मंतर पे, वो शायद चूंकि छात्रों का है, नए लड़के हैं, पुलिस से डर जाएंगे, पुलिस इनको जंतर मंतर से बहुत आगे बढ़ने नहीं देगी। शायद पुलिस को भी यही लगा हो, इसलिए उसकी तैयारी में वो बात नहीं दिखी कि वो हर तरफ ऐसी घेराबंदी कर सके। लेकिन शायद करती तब भी लड़कों के हौसले जो थे, अलग अलग जगहों पे जो तूफान सा उमड़ा हुआ था, जो दिल्ली की हर सड़क को जैसे अपने कब्जे में करने पे तुला था, तो उन सबको देखते हुए मैंने पाया कि वो लड़के तो पहुंच गए। मैंने कल कहा था कि शायद हल्का बल प्रयोग हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है। मैं देख रहा हूं शाम से कल से जो वीडियो आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो यूट्यूबर्स अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, जो अपने मोबाइल पे शूट करके भेज रहे हैं जो लोग, वो बिल्कुल दहशत में डालने वाला है और बिल्कुल करुणा से भर देने वाला है। छोटे छोटे 18-20 साल के लड़के, एक लड़की जो वोट देने की स्थिति में नहीं है, वो पूछ रही कि हम कल को वोट देने की हालत में होंगे तो क्या इन लोगों को वोट देंगे? क्या यही लोग जो सत्ता चला रहे हैं? एक ने कहा कि क्या मैं आईपीएस आईएएस बनूंगी तो क्या इसी जमात में खड़ी होंगी? मुझे अपने पूरे भविष्य पे अब संदेह हो रहा है। तो ये सारी बातें इसलिए निकल कर आ रही थी कि जो छात्र पुलिस कर्मियों को अपना रक्षक समझते थे, जो छात्र मानते थे कि सरकार तो अंततः उनके हितों के साथ खड़ी होगी, उन्होंने पाया कि सरकार को उनके हितों से तो मतलब नहीं है, उल्टे वो लगातार उनका दमन कर रही है। मतलब इतने लोगों को चोट लगी है, हाथ में, पाँव में, सिर फूटे हुए हैं। और कुछ वीडियो तो एक लड़का मैं देख रहा था, पुलिस की लाठियां खा रहा है, कह रहा है मारो और मारो मुझे और मारो, इतना तीखा गुस्सा। एक छात्र कह रहा है हाँ गोली मार दो मुझे, गोली मार दो। लड़कियां शिकायत अलग तरह की कर रही हैं। तो ये स्थिति जंतर मंतर से लेके समूची दिल्ली में कर रही है। अब दूसरी शर्म की बात मैं कर रहा हूं। रात को जब मैं मुख्य धारा के मीडिया को देख रहा था या उनके बड़े बड़े एंकर्स की सोशल मीडिया में टिप्पणियां देख रहा था, तो मैं हैरान था कि किस बेशर्मी से ये सच को पलट रहे हैं। कैसे वो छात्रों के दमन को पुलिस का दमन बता रहे हैं, मैंने पुलिस पर किया गया दमन बता रहे हैं। ये सच है कि एक बड़ा आंदोलन निकलता है तो पुलिस उसके साथ शायद उसी तरह पेश आती है जिस तरह उसको पेश आने की ट्रेनिंग मिली है। उसको कहा जाता है कि इनको सत्ता के दरवाजे तक आने मत देना, संसद के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, और जो उनको पार करने की कोशिश करते हैं उन पे लाठी, डंडे, आंसू गैस बरसाए जाते हैं। ये गरीब पुलिस वालों की ट्रेनिंग है। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि कई बार आंदोलनकारी भी भड़क जाते हैं, पिटते पिटते वो भी नाराजगी में पत्थर चलाते हैं, वो भी कुछ लोगों को घायल कर देते हैं। तो इस आंदोलन में जिसमें लाखों अगर नहीं तो कम से कम कई हजार लोग, यानी 50,000 से 1 लाख के बीच वो संख्या कुछ भी हो सकती है, लड़के मौजूद थे। और इतनी कम उम्र के लड़के जिनका राजनीति से कोई सीधा वास्ता नहीं है, वो सब थे। उसमें कुछ वारदात ऐसी हुई होगी, गुस्सा, गम, अपनों के पिटने की तकलीफ, 20 दिन से एक आंदोलन के
लगातार जैसे बे आवाज निकल जाने की का गुस्सा, इन सब में पत्थर चले होंगे, कुछ पुलिस वालों की पिटाई हुई होगी, जो गलत है, जो निश्चित तौर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततः किसी आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वो अपने ऊपर कितना संयम रख पाता है। इन बच्चों को ये संयम सीखना बाकी है। आप याद कर सकते हैं कि चौरी चौरा 1922 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो चौरी चौरा थाने को जला दिया गया था, कई पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। गांधी जी ने उसके विरोध में 3 साल से चल रहा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उनको ऐसी कोई हरकत मंजूर नहीं थी जो अहिंसा के नियमों का उल्लंघन करती है, जबकि कांग्रेस के कई नेता उस आंदोलन को वापस लिए जाने के खिलाफ थे। तो इस आंदोलन को भी अपनी शुचिता का ध्यान रखना होगा। बल्कि कल शाम के जो वीडियो मैंने देखे रात के, पुलिस वाले लौट रहे थे, बच्चे ताली बजा रहे थे, ठीक है, ताना मार रहे थे कि पापा ने बहुत बहादुरी का काम किया है, घर जाके अपने बच्चों को बताना कि आज बच्चों को मारा है, ये ताना था। लेकिन तब भी मतलब पुलिस वाले हमारे दुश्मन नहीं, पुलिस वाले बल्कि पाश की एक कविता है पुलिसिये से, वो कविता बताती है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें गलत बताया है कि मैं महादुश्मन हूँ, हम दोनों तो एक ही लोग हैं, हम दोनों के जख्म एक जैसे हैं, हम दोनों के साथ हुई तकलीफ एक जैसी है। वो कविता कहती है, जो मैं अगर याद कर पाता हूँ तो आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। वो ये कि मैं इस देश की भावी को, तुम्हें तुम्हारे अफसर ने गलत बताया है कि मैं इस देश का महा खतरनाक दुश्मन हूँ, मैं तो इस देश की भावी को गढ़ते असंख्य लथपथ हाथों में एक हूँ, मेरे माथे से बहते पसीने की कोई भी नदी तुम्हारी किसी भी नदी से बड़ी है, और मेरे जख्मी होठों की चुप जो है तुम्हारे किसी भी धर्म ग्रंथ से ज्यादा पवित्र है। तुम्हारे अफसर ने झूठ बताया है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तो ये पुलिस वाले भी लगभग उन्हीं तबकों से आते हैं जिन तबकों से ये छात्र आते हैं, और सरकारें जो हैं ऊपर बैठे, जो संसद में जिनकी गाड़ियां तमाम सुरक्षा के बीच निकल जाती हैं, जिन पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाल लिया गया, तो ये बिल्कुल एक तरह का आख्यान, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है छात्रों के खिलाफ। मैं जिस दूसरी शर्म की बात कर रहा था, मीडिया ने बिल्कुल एक पक्षीय रुख लिया, बताते रहे कि छात्र कितने अराजक हैं, छात्रों ने कैसे पुलिस वालों की पिटाई की। एक पुलिस वाले के पिटने के विजुअल्स को बार बार दिखाया जा रहा है, कहीं किसी दौड़ को बार बार दिखाया जा रहा है, जैसे लड़के संसद भवन में पहुंच के क्या करते, पुलिस वालों की मजबूरी थी कि वो इनको रोकें। तो ये सारी बातें, एक बार भी किसी मीडिया चैनल ने, किसी एंकर ने ये नहीं पूछा कि भाई सरकार एक इस्तीफे से सारी समस्या खत्म कर सकती है, वो क्यों नहीं कर रही है, ये बात नहीं पूछी किसी ने। बल्कि एक एंकर का बड़ा सात्विक गुस्सा दिखा कि पत्रकारों के साथ, रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी हुई है। ये सच है कि उस क्लिप को देखकर मुझे भी अफसोस हुआ, किसी रिपोर्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां क्यों हुआ ये सब? क्योंकि पिछले 20 दिनों से जो आंदोलनकारी हैं वो देख रहे हैं कि मुख्यधारा का मीडिया उनके साथ किस तरह पेश आ रहा है, लगातार उनको डिस्क्रेडिट करने की, कभी नेताओं को, कभी आंदोलनकारियों को, कि ये छात्र हैं, इनको तो कुछ नहीं आता है, अरे ये तो चले जाएंगे। तो ये जो स्थिति बना दी गई, और कल भी जिस आंदोलन के दौरान ही पहुंची रिपोर्टर, तो वहां भी ये स्थिति थी कि गुस्सा था, उनको लोगों ने परेशान किया, जो नहीं होना चाहिए था। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये परेशान नहीं किया जाना चाहिए था, आंदोलन का अपना संयम है। लेकिन इसका वास्तविक गुनहगार कौन है? एंकर, वो एंकर जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, वो संपादक जो अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं और अपने रिपोर्टर्स को मजबूर करते हैं कि वो न दिखाओ जो दिख रहा है, वो बताओ जो हम बता रहे हैं।
और वो जो बता रहे हैं वो कहाँ से आता है, वो कहीं और से आता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यानी यहाँ तो निजी वफादारियां एक तरफ हैं, आर्थिक लाभ यानी लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश चल रही है कि ये चीनी है, ये पाकिस्तानी है, इसमें फलां साजिश की जा रही है, इसमें पैसा आ रहा है। मीडिया को कहाँ से पैसा आ रहा है, मीडिया के पास इतने साधन क्यों आ रहे हैं? आप इसको देखिए। बीते महीने ही, शायद बल्कि महीना भर भी पूरा नहीं हुआ है, हफ्ता 10 दिन पहले साकेत गोखले ने आरटीआई से एक जानकारी हासिल की। वो जानकारी ये कि पिछले 5 साल में 2020 से 2025 के बीच सिर्फ प्रधानमंत्री के विज्ञापन पे, मैं दोहरा रहा हूं, सिर्फ प्रधानमंत्री के विज्ञापन पे 2586 करोड़ 2586 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वो रुपए किन मीडिया को दिए गए संस्थानों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 2586 करोड़ सालाना का मतलब आप समझ, 5 साल का मतलब आप समझते हैं, हर साल करीब 500 करोड़ रुपए और हर दिन करीब 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ प्रधानमंत्री के विज्ञापन पे जा रहे हैं। जाहिर है कि मीडिया को ही पैसा मिल रहा है, किसी और को नहीं। दूसरा, उसमें कुछ यूट्यूबर ऐसे होंगे जो सरकार के साथ होंगे, उनको भी मिल रहा होगा। दूसरा, इन दिनों टीवी खोलिए, न्यूज़ चैनल खोलिए तो आपको गुजरात सरकार का विज्ञापन, यूपी सरकार का विज्ञापन, उत्तराखंड सरकार का विज्ञापन, हरियाणा सरकार का विज्ञापन, पंजाब का भी विज्ञापन दिखाई पड़ता है। ये सब भरे मिलेंगे। 3-3 से लेकर 5-5 मिनट तक इतनी बार दोहराए जाने वाले ऐड, बिल्कुल विज्ञापन मतलब प्रशस्तियों से भरे, जिनमें मुख्यमंत्रियों की बाइट होती है, कैसे वह अपने प्रदेश को प्रधानमंत्री के सपनों के मुताबिक आगे ले जा रहे हैं। ये सारा पैसा क्या जानबूझ के मीडिया को नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार इतने बड़े बड़े विज्ञापनों से अपना प्रचार करेगी? तो जाहिर है कि ये पैसा भी एक काम आ रहा है। लेकिन शर्मनाक ये है कि जो मीडिया के बड़े एंकर और बड़े संपादक हैं, वो जिस तरह इस पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या पत्रकारों के साथ पहली बार ऐसा सलूक हुआ है? 6 दिसंबर 92 जिन लोगों को याद होगा, उस दिन पत्रकार तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उस समय अखबार जो थे वो 2 कार सेवकों की हत्या को कम के मौत को कम मानते थे, उसके आगे कभी 1 जीरो कभी 2 जीरो लगा देते थे। ये किस्सा हम सबका सुना हुआ है। 6 दिसंबर 92 को महिला पत्रकारों के साथ, बाकी पत्रकारों के साथ बाबरी मस्जिद के परिसर में क्या क्या हुआ था, जब एक ऐतिहासिक इमारत तोड़ी जा रही थी और ठीक उस जगह जहां एक भव्य मंदिर इन दिनों बना हुआ है, जिसकी भव्य चढ़ावा चोरी पे अब सब खामोश हैं। वो लोग जो हर अनुष्ठान वहां जाके करते थे, 2-2, 3-3 घंटे तक प्रधानमंत्री वहां लगे रहते थे, आज अभी तक कम से कम चढ़ावा चोरी पे उनका एक वक्तव्य मैंने नहीं सुना है। तो खैर, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पत्रकार तो पिटते रहे हैं। मुझे याद है कि राम रहीम या रामपाल, क्या नाम था, उसके आंदोलन में हमारे साथी मुकेश सेंगर को चोट लगी थी। तमाम जगहों पे कभी आंदोलनकारी, कभी पुलिस पत्रकारों को पीटती रही है। ये कोई नई बात नहीं है। और 6 दिसंबर 92 को तो सच बोलने वाले पत्रकारों को पीटा गया था, उनको बिल्कुल गड्ढों में डाला गया था। वो दर्दनाक कहानियां थी। उसके मुकाबले जो 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ या बाकी सड़कों पे हुआ, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया का तमाशा भी नहीं होना चाहिए। माफ करेंगे, मुख्य धारा के मीडिया का वो तमाशा भी नहीं होना चाहिए था, जो पूरे आंदोलन को देशद्रोही बता रहा है, पूरे आंदोलन को बिके हुए पैसे का खेल बता रहा है। एक बात और जोड़ूंगा, लेखकों की बिरादरी में मुझे कई लोग दिख रहे हैं जो बड़े अजीब ढंग से बोल रहे हैं कि आंदोलन में क्या नीट का इम्तहान देने वाले शामिल हैं,
इतना भोलापन किस बात का भाई? दुनिया भर के आंदोलन चलते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और युवाओं का यह आंदोलन है जिसमें तमाम इम्तहानों के अलावा, सीबीएसई के इम्तहान के अलावा बेरोजगारी का मुद्दा शामिल है, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा शामिल है, और देश के बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे भी शामिल हैं। इस आंदोलन से महिलाएं भी जुड़ेंगी, किसान भी जुड़ेंगे। दुनिया का कोई आंदोलन अकेला आंदोलन नहीं चलता है। यही प्रधानमंत्री तो 4 जातियां गिना रहे थे, एक युवाओं की, एक महिलाओं की, एक किसानों की, चौथी जाति तो मैं भूल गया क्या बता रहे थे। वो तीनों जातियां अगर एक साथ हो जाती हैं तो आपको क्या परेशानी है? लेकिन कुछ लेखक मैं देख रहा हूं जो अचानक याद कर रहे हैं कि आरक्षण को लेके क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। मूर्खता की बात है, आरक्षण का विरोध करने वाले एक ऐतिहासिक सच्चाई को फिर से नकार रहे हैं। तो इस मूर्खता की बहस में वो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं कि इसमें नीट के छात्र का है, बड़ी उम्र दराज लोग शामिल हैं। दुनिया भर के आंदोलनों में ये होता है। अमेरिका में ब्लैक मूवमेंट चलता है तो वुमेन फेमिनिस्ट मूवमेंट उसके साथ जुड़ता है, ग्रीन मूवमेंट उसके साथ जुड़ता है। जो समानांतर आंदोलन देश और दुनिया को बदलने का सपना देखने वाले आंदोलन होते हैं, वो एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे के बाजुओं में बाजू डाल के आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो हो रहा है उसमें तमाम लोग इकट्ठा हैं। इसको साजिश की तरह नहीं, एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया की तरह देखिए। ये समझिए कि देश में कितना व्यापक हताशा, गुस्सा, सब कुछ, आक्रोश कितना गहरा है, और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति का सम्मान कीजिए। नहीं तो आप एक ऐतिहासिक बेईमानी फिर से कर रहे होंगे जो लगातार की जाती रही है। निश्चय ही अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि छात्रों का आंदोलन चलता रहेगा, उसमें तमाम लोग जुड़ते रहेंगे, और पहला कदम जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ शुरू होना चाहिए। हालांकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, सरकार वेट एंड वॉच के खेल में लगी है। सरकार आंदोलनों को बेईमान बनाने का काम, जताने का काम करना खूब जानती है, नेताओं को तोड़ने फोड़ने का काम करना खूब जानती है। वो एजेंट्स अब भी लगे हुए हैं, लेकिन मामला नेताओं का नहीं, इस देश की जनता का है जो अपना हक मांगने अब सड़क पे है, और सड़क कह रही है कि संसद जागे, आप भी इसके साथ जागिए। अपने बेमतलब के आरोपों को, देशद्रोह और देश प्रेम की ऐसी आसान व्याख्याओं को भूल जाइए। कम से कम अपने बच्चों, अपने भविष्य और इस देश की खातिर, हमारे तिरंगे की खातिर, हमारे राष्ट्रगान की खातिर, उन प्रतीकों की खातिर जिन पे हम गर्व करते हैं और जिनको अचानक गर्व करने लायक ये सरकार छोड़ने नहीं दे रही है। तो ये लड़ाई लड़नी होगी, जहां से लड़ी जाए लंबी होगी, चलेगी, चलनी चाहिए। शुक्रिया।